आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज है 10 दिसंबर, दिन है गुरुवार और हाजिर हूं मैं अमन गुप्ता हर रोज की तरह दिन भर लेकर। सबसे पहले बताएंगे कि आंदोलन चलता रहे इसलिए पीछे पंजाब और हरियाणा में किसानों के गांवों में क्या प्रयास जारी हैं और क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान साथ नहीं खड़े हैं। दूसरी खबर में बात होगी बंगाल में क्यों झेलना पड़ा बीजेपी के शीर्ष नेताओं को हिंसक विरोध, और दुमका में 5 बच्चों की एक मां से 17 लोगों ने गैंगरेप किया है। इस घटना पर स्थानीय लोगों में किस तरह का गुस्सा है और पुलिस की जांच में अब तक क्या क्या हुआ। आखिर में बताएंगे अमेरिका में फेसबुक पर कौन से नए मुकदमे दर्ज हुए हैं और क्यों। लेकिन पहले हेडलाइंस का वक्त है, लेकर आई हैं खुशबू कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन की नींव रखी। भूमि पूजन और सर्वधर्म प्रार्थना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मील का पत्थर साबित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक में कहा कि हमें सभी क्षेत्रों में लोगों के मौलिक आज़ादी का ध्यान रखना होगा और उनसे जुड़ी चुनौतियों को समझना होगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमें जैव आतंकवाद और महामारी संबंधी बीमारियों के खतरों को दूर करने के अपने प्रयासों को जारी रखने की ज़रूरत है। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के कोऑर्डिनेटर हितेश शर्मा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट को जानकारी दी है कि पिछले साल जो लिस्ट जारी की गई वो फाइनल नहीं है, अभी फाइनल लिस्ट जारी होना बाकी है। भारत में लगातार 11वें दिन कोरोना के 40,000 से कम नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 31,522 नए केस सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 412 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। वहीं इस दौरान वायरस से ठीक होने वालों की संख्या 37,725 है। वैक्सीन वितरण के लिए सरकार चुनाव आयोग की मदद ले सकती है। दरअसल चुनाव आयोग के पास अधिकतर लोगों के उम्र की सटीक जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से बूथ लेवल ऑफिसर्स की मदद भी ली जाएगी ताकि घर घर तक पहुंचा जा सके। अमेरिका में फेसबुक पर ऐसे कई मुकदमे चल रहे हैं जिसकी वजह से फेसबुक को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बेचने को मजबूर होना पड़ सकता है। नए मुकदमों में आरोप लगाया गया है कि फेसबुक ने अपने छोटे प्रतिद्वंदियों को खरीद लेने या बर्बाद करने की रणनीति अपनाई है। नए साल से मारुति सुजुकी की कारें महंगी हो जाएंगी। कंपनी का कहना है कि कई तरह के कच्चे माल की कीमत बढ़ जाने की वजह से लागत पर दबाव पड़ा है, इसलिए कंपनी को रेट बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद अकरम ने चयन की मौजूदा व्यवस्था में काम करने से इनकार करते हुए नाम वापस ले लिया है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नया मुख्य चयनकर्ता नहीं मिल पा रहा। उन्होंने शर्त रखी है कि चयन को लेकर पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। शाम का खबरनामा दिन भर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम अमन गुप्ता है। आज किसानों के मसले पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है, उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। और एपीएमसी इस कानून से कहीं भी प्रभावित नहीं होती, एमएसपी भी कहीं भी प्रभावित नहीं होती। और ये सब उनको बताने की कोशिश की और फिर उनको हमने यह लिखकर भेजा कि केंद्र सरकार को किन किन कानूनों के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार है। किसान आंदोलन और सरकार के बीच डेडलॉक बन चुका है। न किसान पीछे हटने को राजी हैं, न सरकार। ये गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। सरकार की भी कोशिशें लगातार जारी हैं कि किसानों के कृषि कानूनों पर सहमति बन जाए। इस बीच किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने एक बयान दिया है, जिसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राव साहब दानवे के अनुसार किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है। इसके अलावा ब्रिटिश संसद में भी किसानों का मुद्दा उठा। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस पूरे मुद्दे को भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला करार दे दिया। शायद इस मसले पर वो थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं।
देश के कई राज्यों में किसानों ने इस आंदोलन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां किसानों की हालत ठीक नहीं है, फिर भी वो दिल्ली में हो रहे इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। आखिर क्या वजह है, यही पूछा मैंने आज तक रेडियो के संवाददाता अभिषेक आनंद से। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमने यहाँ पे गाँव में जाकर के किसानों से पूछताछ की, तो उनका ये कहना है कि उनको फसल की कीमत उनके मुताबिक मिल जा रही है। तो मंडी में जाकर के वो सामान बेचते हैं, अपना जो भी प्रोड्यूस होता है उनके खेतों में, अब जो है उनको अकाउंट में पैसा मिल जा रहा है। हालांकि उनका ये कहना है कि एमएसपी पे अभी भी खरीदारी उस लेवल पर नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए। काफी उनका प्रोड्यूस जो है, काफी फसल जो है वो बच जाती है एमएसपी पे बिकने के बाद, जिसको उनको औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि उनको कोई परेशानी अभी तक नहीं हुई है। यदि कोई परेशानी होती है तो वो बेशक इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, लेकिन अभी वो हिस्सा इस वजह से नहीं बन रहे हैं क्योंकि उनको इस तरह की किसी समस्या से अभी दो चार नहीं होना पड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफी फर्टाइल लैंड है, काफी उपजाऊ भूमि है, और यहाँ का जो इलाका है, दिल्ली से सटा हुआ जो इलाका है, इसमें गेहूं की फसल बहुत ज्यादा होती है, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मेरठ की तरफ गन्ने की फसल होती है। अभी गन्ने की कटाई का टाइम चल रहा है, तो इसकी वजह से भी काफी किसान व्यस्त है। जैसे गन्ने की बात है, उन्हें उसमें भी ऑनलाइन पेमेंट मिल जाती है, तो उससे उनको ये लगता है कि जो उनकी जो मेहनत है उसकी कमाई उनको मिल रही है, और इतनी कमाई मिल जा रही है जिससे कि उनका गुजारा चल सके। हालांकि उनकी शिकायतें अभी भी हैं, लेकिन नए कृषि कानून की वजह से उनका कहना है कि उनको अभी तक ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई है। अगर उनकी फसल का उनको ज्यादा पैसा मिल जाता है, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी ही क्यों न खरीदे, तो उससे उनको कोई परेशानी नहीं है। तो ये थे आज तक रेडियो के रिपोर्टर अभिषेक आनंद। एक तरफ पंजाब से दिल्ली आए किसान बॉर्डर पर डटे हैं, कड़ाके की ठंड है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन अभी जोरों के साथ चल रहा है जैसे शुरू हुआ था। ये किसान अपना परिवार, अपना खेत, अपना खलिहान सब कुछ छोड़कर दिल्ली आए हैं। तो वहाँ उनके गांवों में, उनके घरों में जो लोग हैं, वो किस तरह से इस आंदोलन को चलाए रखने के प्रयास कर रहे हैं, यही जानने के लिए पंजाब के तमाम गांवों में इंडिया टुडे के डिप्टी एडिटर आनंद पटेल पहुंचे। उन्होंने क्या देखा, उन्हीं से सुनिए। सबसे एक खास बात जो इस आंदोलन की है वो ये है कि इतने दिन से किसान लगातार डटे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, और उनका जो खाना पीना है वो सब एकदम व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। ये ऐसा लगता है कि इसको जो मैनेज किया जा रहा है इस आंदोलन को, वो बहुत ही एक तरह से कह लिया जाए कि जमीन से जुड़ा हुआ मैनेजमेंट है, और यही वजह है कि ये आंदोलन अभी तक टूट नहीं पाया है। अमूमन हम देखते हैं कि जो मोर्चे लगते हैं, धरने लगते हैं, वो 2-3 दिन में खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा है। इसकी जो वजह है वो ये है कि किसानों को अपने गांव से पूरा समर्थन मिल रहा है। जो किसान धरने पे बैठे हैं वो कुछ दिन धरने पे बैठने के बाद अपने गांव वापस जाते हैं, और वहां से नए किसानों की टोली जो है आके धरने पे बैठ जाती है। एक तो ये, दूसरा जो गुरुद्वारे हैं वहां से अनाउंसमेंट होती है कि जो लोग भी दिल्ली जाना चाहते हैं प्रदर्शन में, धरने में शामिल होने के लिए, वो अपने नाम लिखाएं ताकि जो अगला जत्था जाएगा गांव से उसमें उनको शामिल किया जा सके। गांव स्तर पर कमेटियां बन गई हैं किचन चलाने के लिए, लंगर चलाने के लिए, सेवा करने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए, और इन सब का जो अनाउंसमेंट है वो जब सुबह की अरदास होती है गुरुद्वारे में, उसके बाद जो पंचायत कमेटी के लोग हैं वो अनाउंसमेंट्स करते हैं। तो लोग गुरुद्वारे में आ करके जो भी उन्हें दान करना है, पैसे दान करने हैं, किसी ने दूध दान करना है, किसी ने मिठाइयाँ बेचनी है, तो ये सब जो है कार्यक्रम चलता रह रहा है गाँव में। एक तरह से कह लिया जाए कि गांव के जो लोग हैं वो सप्लाई चेन का काम कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन के लिए। महिलाएं जो हैं वो मिठाइयाँ बना रही हैं, पिन्नियाँ बना रही हैं, उड़द दाल की पिन्नियाँ बनती हैं, इसमें देसी घी और किशमिश पड़ती है। वो जो खाते हैं लोग ठंड के मौसम में खाते हैं, और यही वजह है कि जब पिन्नियाँ यहाँ से जाती हैं, जो बॉर्डर पे लोग हैं ठंड में बैठे हैं रात भर, टेम्पररी शेल्टर हैं, वो अपने ट्रॉलियों में बैठ करके रात काट रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह के जो पकवान हैं, जो मिठाइयाँ हैं, वो खास तौर पे गांव से भेजी जा रही हैं ताकि लोग वहाँ पे मोर्चा संभाले रखें और आंदोलन चलता रहे। तो इस तरह से एक तरह से कह लिया जाए कि जो सप्लाई लाइन है पंजाब के दूर दराज के गाँव से दिल्ली तक, करीब आप समझ लीजिए करीब
250-300 किलोमीटर का फासला है, लेकिन ये सप्लाई लाइन चल रही है, जिसकी वजह से ये आंदोलन चल रहा है। देखिए, नड्डा जी की गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी थी। उन्होंने एकदम नड्डा जी की गाड़ी पे हमला किया। उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, तो उनको तो कुछ नहीं हुआ, बाकी हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी। आगे पीछे से हमारा ड्राइवर भी घायल हुआ, हमारी सिक्योरिटी के लोग भी घायल हुए और मुझे भी चोट आई है। और टारगेट करके नाम ले लेके वो लोग चिल्ला के गालियां दे रहे थे और पथराव कर रहे थे। और शर्म की बात है कि पुलिस अधिकारी वहीं खड़े थे। ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जो उन पर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले की आपबीती सुना रहे थे। दरअसल जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता में हैं। वजह है चुनाव की तैयारियां। यहां कई राजनीतिक कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करना है। इसी दौरान डायमंड हार्बर जाते वक्त जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव किया गया। इस हमले में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की कार पर भी हमला हुआ। इसमें प्रदर्शनकारी विजयवर्गीय की गाड़ी पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने खुद ट्वीट कर इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बीजेपी ने इस पूरी घटना का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया। हालांकि टीएमसी की ओर से इन दावों का खंडन कर दिया गया है। उधर जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक के लिए गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। तो डायमंड हार्बर के इलाके में जिस तरह का हिंसक विरोध बीजेपी के आला कमान को झेलना पड़ा, इसकी वजह और ताजा अपडेट क्या है, यही जाना मैंने पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र पत्रकार उमेश से। मामला ये है कि आज एक अभिषेक बनर्जी, जो कि उनके भतीजे ममता बनर्जी के, तो उनका भी संसदीय क्षेत्र है डायमंड हार्बर। तो वहाँ एक कार्यक्रम होना था भाजपा का, तो जहाँ पे ये सारे जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय ये सब वहाँ पे पहुँच रहे थे। तो जहाँ पे मारपीट की घटना हुई है, वहाँ पे जो बीजेपी वर्कर हैं उनके ऊपर कथित तौर पे हमले किए गए हैं और जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उनकी भी गाड़ियों पर जो है कांच फेंके गए हैं और कांच की बोतलें फेंके गई हैं। तो इस तरह के आरोप हैं। कुछ वीडियोज भी सामने आए हैं जिसमें सीधे तौर पर ये दिख रहा है कि जो पत्थरबाजी हो रही है कन्वॉय पे। तो ये एक मामला हुआ है। तो अब अगर इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल डिपार्केशन की अगर बात करें तो अभिषेक बनर्जी जो है ममता बनर्जी के बाद पार्टी में सबसे ताकतवर वही है। और जो डायमंड हार्बर लोकसभा सीट है, अगर वहाँ पे चुनाव परिणाम अगर आप देखें तो भाजपा वहाँ पे दूसरे नंबर पे थी और तकरीबन वोटों में जो फर्क था वो करीब 23% कम वोट आए थे भाजपा को। तो बहुत पॉलिटिकली वो बहुत डायमंड हार्बर जो है भाजपा के अनुकूल नहीं है, मगर इसके बावजूद वहाँ पे एक पॉलिटिकल मीटिंग करना, इसका मतलब ये है कि जो भाजपा ने एक टारगेट कर रही है कि अभिषेक बनर्जी को, क्योंकि वो पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखती है, उनका जवाब वही है। तो भाजपा का ये लक्ष्य है कि जो अभिषेक बनर्जी पर टारगेट करते हैं, जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी है, ये पॉलिटिकली उनको टारगेट करना है, जैसे राहुल गांधी को भाजपा करती रही है और कर रही, इसी तरीके से वो अभिषेक बनर्जी को टारगेट कर रही है भाजपा, और इसीलिए उन्होंने डायमंड हार्बर को चुना है। जबकि राजनीतिक रूप से बहुत फर्टाइल नहीं की है भाजपा के, इसके बावजूद डायमंड हार्बर को चुना गया। तो ये जो मसला है वो दिख रहा है अभी। अच्छा उमेश, ममता बनर्जी ने 10 साल के कार्यकाल का एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। आप कैसे देखते हैं इसे और किन बातों का जिक्र है इसमें? ये इसके पीछे जो रणनीति है वो ये है कि टीएमसी ये समझ रही है कि अगर कम्युनल लाइन पे या एक रिलीजियस लाइन पे अगर वो खेलेंगे तो वो भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि पोलराइजेशन जब अगर होगा तो 30% वहाँ पे मुस्लिम है, अगर वो 30% को टारगेट करेंगे ममता की, ये अगर हमारी झोली में आ जाए तो बाकी जो 70% है जिसमें कि नॉन बंगाली भी हैं और हिंदू बंगाली भी हैं, तो वो उनके हाथ से छिटक जाएगा। तो उनका जो टारगेट है ममता बनर्जी का कि जो कम्युनल लाइन पे नहीं खेल के डेवलपमेंट लाइन पे खेलें। अब ये जो 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है इसमें खासतौर से उनका जो टारगेट है वो ये बता रही है कि हमने एजुकेशन पे कितने पैसे खर्च किए। जैसे कि 5 चटर्जी वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो है पिछले 10 साल में 2011 से अब तक पश्चिम बंगाल की सरकार ने 37,000 करोड़ रुपए एजुकेशन पे खर्च किए हैं। तो और इसी तरीके से दूसरे जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ उसकी भी उपलब्धियां बताई जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ममता बनर्जी समझ रही हैं कि जो अगर कम्युनल लाइन पे अगर खेले तो हिंदू मुस्लिम अगर ये करेंगे तो इससे उनको इलेक्टोरली नुकसान हो सकता है। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट के इश्यूज पर वो
लड़े, जैसा कि बिहार में तेजस्वी यादव ने किया कि इसमें जो मॉडल अपनाया कि भाई हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, प्रधानमंत्री पर वो पर्सनली टारगेट नहीं करना है, सिर्फ हमको रोजगार की बात करनी है, तो शिक्षा की बात करनी है, खासकर में रोजगार एक अहम मुद्दा बन के उभरा, तो जिसका फायदा भी मिला तेजस्वी यादव को। तो ममता बनर्जी का भी जो ये रिपोर्ट कार्ड जारी करने के पीछे मंशा यही है कि जो वो डेवलपमेंट के पॉइंट पे वो छेड़ना चाहती हैं ताकि हिंदू मुस्लिम वाले मामले में पोलराइजेशन की संभावना कम रहे। ये थे बंगाल में स्वतंत्र पत्रकार उमेश। और केरल के निकाय चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से मुस्लिम और ईसाई कैंडिडेट को टिकट बांटे हैं, उसके पीछे की रणनीति और गलत समझना चाहते हैं तो आपको हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट जरूर सुनना चाहिए। ऋतुराज ने इंडिया टुडे के सीनियर असिस्टेंट एडिटर प्रभाष दत्ता से इसमें बात की है। आप जानते ही हैं आपको पॉडकास्ट कहाँ मिलेगा। जी हाँ, लॉगिन करना है aajtak.in/podcast पर, हमारा वेब पेज खुलेगा। यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो पॉडकास्ट की कैटेगरी दिखाई देगी, वहीं कहीं आपको ये पॉडकास्ट भी दिख जाएगा। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। देश में स्त्री सुरक्षित नहीं है, ये रोज ही कहना पड़ता है क्योंकि हर रोज कहीं ना कहीं उनके साथ जुल्म की एक न एक खबर आ ही जाती है। कई मामले तो रिपोर्ट होते हैं, कई होते भी नहीं। कई घटनाएं इतनी जघन्य होती हैं कि कई दिनों तक सुर्खियों में बनी रहती हैं और उनके बारे में बात करते हुए डर भी लगता है और गुस्सा भी आता है। एक मामला अब झारखंड के दुमका से सामने आया है, वही दुमका जहां से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आते हैं। यहां कथित तौर पर 5 बच्चों की मां, जिसकी उम्र 35 साल है, उसके साथ 17 लोगों ने गैंगरेप किया। घटना मंगलवार की है, लेकिन पीड़ित महिला की तहरीर के बाद मामला आज सामने आ सका। हमारे रिपोर्टर मृत्युंजय श्रीवास्तव इस मामले पर नजर बनाए हैं। मैंने उनसे बात की और पूछा क्या है पूरा मामला और प्रशासनिक तौर पर अभी कार्रवाई कहां तक पहुंची। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि करीब 17 लोगों ने इस घृणित कार्य किया है। एक आदिवासी महिला जब अपने पति के साथ लौट रही थी मुफस्सिल थाना क्षेत्र, वो भी झारखंड की उप राजधानी दुमका है और दुमका कई मायनों में है। एक तो उप राजधानी है, दूसरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गृह क्षेत्र भी है। उनके भाई अभी जो पिछले उपचुनाव हुए थे 1 महीना पहले, उसमें वो जीत कर आए थे। बसंत सोरेन वहां के विधायक हैं। तो वहां पे अगर इस तरह की घटना शर्मसार करने वाली, पूरे राज्य को शर्मसार करने वाली है। महिला जो है घासीपुर की ही रहने वाली है, वही मुफस्सिल थाना क्षेत्र दुमका का। अपने पति के साथ जब हटिया से लौट रही थी, बाजार से जब लौट रही थी, तब 3-4 की संख्या में जो युवक थे, पहले तो उसके पति को पकड़े। पति जो है वो किसान का काम करता है, उसी गांव में छोटी सी जमीन है उसकी, और महिला को लगभग 5 से 6 युवकों ने मुंह बंद करके उठाया और सुनसान जगह पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। जब ये घटना सामने आई तो पहले तो लीपापोती करने की कोशिश की गई। पुलिस भी ये बात नहीं कह रही थी कि इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी वारदात हुई है। उसके बाद कई टेक्निकल चीजें भी सामने आ गई, क्योंकि जब तक से लड़की का मेडिकल नहीं होगा तब तक से ये प्रूफ नहीं होगा कि रेप हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने लड़की का मेडिकल तो एक बार कराया है, लेकिन गैंग रेप कितने लोगों ने किया है इसको जानने के लिए एक मेडिकल टीम का गठन किया गया है। और जो पीड़ित महिला है, 35 साल की महिला है, उसका दोबारा मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। पुलिस फिलहाल FIR दर्ज कर ली है और एक नामजद जो है वो अभियुक्त बनाया गया है। राम मोहली उनका नाम है और 17 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और सभी पर जो रेप के धारा 376 लगाई गई है। उसके बाद अभी जो ताजा जानकारी यह है कि पुलिस 2 लोगों को पकड़ी है। 2 सस्पेक्ट है, अभी तो बताया जा रहा है सस्पेक्ट है, लेकिन जो मेरी जानकारी है, जो सूत्र कह रहे हैं कि ये जो घटना में 2 लोग शामिल थे, उनको पुलिस पकड़कर कड़ी पूछताछ कर रही है। फिलहाल अभी पुलिस ने ये नहीं कहा है कि गिरफ्तारी हुई है, डिटेन किया गया है, लेकिन कड़ी पूछताछ चल रही है और अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। हालांकि सरगर्मी जो पुलिस की है वो बढ़ी है इस मामले में कि ताकि जल्द से जल्द इस घृणित कार्य करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी सामाजिक तत्व हैं, उनको जेल भेजा जाए।
अच्छा मृत्युंजय, इस घटना को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? खासतौर पर स्थानीय लोगों में कैसा गुस्सा है और कोई राजनीतिक तौर पर बयानबाजी भी हुई है? देखिए, जिस तरफ से जैसे ही पता चला कि ये घटना घटित हुई है तो दुमका में जो उपचुनाव लुइस मरांडी जो हार गई पिछले बार मंत्री थी, महिला बाल विकास मंत्री थे, उन्होंने इस मामले को उठाया और आज दुमका में भी अलग से धरना हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता धरना पर बैठे हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दिए हैं। और दूसरा, जो बीजेपी महिला विंग जो अध्यक्ष आरती कुजूर, उनके नेतृत्व में मोराबादी में तो बापू वाटिका के पास धरना चल रहा है। और बीजेपी महिलाओं ने कहा है, जो राजनीतिक जो पार्टी है उनकी महिलाओं ने कहा है कि अगर सरकार अगर जल्द से जल्द इस मामले को अगर पट्टाक्षेप नहीं करती है तो मुख्यमंत्री को चूड़ियां गिफ्ट की जाएंगी। और गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये आज एक दिवसीय धरना बीजेपी के कार्यकर्ताओं का है। तुरंत गिरफ्तारी की मांग हो रही है और पूरा जो मामला है वो सरकार पर एक दबाव है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी बनाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। फिलहाल सरकार की तरफ से भी जो भी बातें सामने आ रही है कि उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाया कि जो भी घटना में शामिल लोग हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। इस पूरे मामले में राजनीतिक सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो गई है। ये थे झारखंड में आज तक रेडियो के रिपोर्टर मृत्युंजय श्रीवास्तव। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। 2004-05 की बात है। इंटरनेट की दुनिया में एक सोशल नेटवर्किंग साइट ने जन्म लिया और देखते ही देखते पूरी दुनिया में हिट हो गई। जी हाँ, आप सही समझे, फेसबुक की बात कर रहे हैं। अब फेसबुक के दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। दुनिया भर में इनके करोड़ों अरबों यूजर्स हैं। ऐसे में इससे जुड़ी कोई भी खबर हमारा ध्यान खींचती है। दरअसल पहले से ही मुकदमा झेल रही फेसबुक पर अब अमेरिका में नए सिरे से मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि फेसबुक मार्केट में इलीगल तरीके से कंपटीशन को खत्म कर रही है। पूरा मामला जानने के लिए मैंने बात की आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी केशव से और पूछा कि अमेरिका में फेसबुक के खिलाफ क्या आरोप है। जी अमन, जहां तक मुकदमे का सवाल है, इस मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि फेसबुक ने अपने छोटे प्रतिद्वंदियों को खरीद लेने या बर्बाद करने की रणनीति अपनाई हुई है। कंपनी पर दोहरा मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके बाद वह अमेरिका में इस तरह की चुनौती का सामना करने वाली दूसरी सबसे बड़ी टेक कंपनी बन गई है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले अक्टूबर महीने में अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने गूगल पर मुकदमा दायर कर आरोप लगाया था कि कंपनी अपने बाजार एकाधिकार यानी मोनोपोली का दुरुपयोग कर विरोधियों को काबू करने की रणनीति अपना रही है। इसे आप ऐसे समझिए कि मुकदमों में इस बात की शिकायत की गई है कि फेसबुक अपने प्रतिद्वंदियों को आसानी से खरीद ले रही है। इसमें खासकर फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम की $1 अरब में साल 2012 में हुई खरीद और साल 2014 में $19 अरब में व्हाट्सएप को खरीद लेने जैसे उदाहरण दिए गए हैं। जी अच्छा केशव, कितने गंभीर आरोप फेसबुक पर लगाए गए हैं और क्या खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ सकता है? दरअसल फेसबुक के सामने अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा होता दिख रहा है अमन। संघीय व्यापार आयोग के साथ ही अमेरिका के 50 में से 46 राज्यों ने एक साथ फेसबुक पर मुकदमा दायर कर दिया है। मैं आपको मामले की गंभीरता समझाने के लिए इस मुकदमे की एक अहम कड़ी की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, और वो ये है कि इस मुकदमे में कंपनी को यदि हार मिलती है तो कंपनी को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बेचने को मजबूर होना पड़ सकता है। हार का मतलब ये है कि कंपनी को तोड़कर छोटा करने के प्रस्ताव को यदि मंजूरी मिलती है तो इस तरह फेसबुक को अपने कई एसेट बेचने होंगे, जिनमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अहम हैं। हालांकि अभी ये मामला कोर्ट में चलेगा, इसलिए फैसला आने में वक्त भी लग सकता है। जी, फिर इस मुकदमे को लेकर वहाँ के राजनीतिक दलों में क्या प्रतिक्रिया रही? और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है केशव, पिछले हफ्ते भी फेसबुक पर अमेरिका में कोई मुकदमा हुआ था। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अमन। पिछले सप्ताह ही अमेरिकी सरकार ने फेसबुक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ट्रंप प्रशासन ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि वो उच्च वेतन वाली नौकरियों में अमेरिकी लोगों से भेदभाव करती है और H-1B वीजा धारकों को ज़्यादा तरजीह देती है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि कंपनी अप्रवासी श्रमिकों की मदद कर उन्हें उच्च वेतनमान पर रखती है, जबकि अमेरिकी लोगों को अवसर मुहैया नहीं कराती है। अमेरिकी न्याय विभाग के मुकदमे ने तकनीकी कंपनियों के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। और हाँ, जहाँ तक अमेरिकी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया का सवाल है, तो मैं आपको एक अहम जानकारी दे दूं कि इन मुकदमों से अमेरिका में इस बारे में आम सहमति बनती दिख रही है कि बड़ी टेक कंपनियों को उनके कारोबार के मामले में जवाबदेह बनाया जाए। और इस बारे में ट्रंप प्रशासन और डेमोक्रेट्स के बीच भी एक सहमति बनती दिख रही है कि जो अपने आप में
एक काफ़ी दुर्लभ चीज़ है। कई सांसदों ने गूगल और फेसबुक को तोड़कर छोटी कंपनियों में बदलने की वकालत की है। ऐसे में एक तो पहले के मुकदमे अब 48 राज्यों के जरिए नया शिकंजा लगेगा। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। जी, ये थे आज तक रेडियो के हमारे साथी केशव। तो आज के दिन भर में बस इतना ही। साउंड मिक्सिंग का दारोमदार संभाल रहे थे सचिन द्विवेदी। कार्यक्रम को प्रोड्यूस किया है प्रतीक वाघमारे ने। अगर कार्यक्रम से जुड़ा कोई फीडबैक भेजना चाहते हैं तो radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं। अब अमन गुप्ता को इजाजत दीजिए। नमस्कार।